हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सरसाइजेज विद एक्सप्लेनेशन। मैं हूं आपका दोस्त देशमुख सर और आप देख रहे हैं जेनेसिस एजुकेशनल। इस एपिसोड में हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के एक्सरसाइजेस और उनके एक्सप्लेनेशन की स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर के दो वर्ड्स हेरिडिटी और एवोल्यूशन के बारे में। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वाया जीन्स इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उनके ऑफस्प्रिंग में यानी कि उनके चिल्ड्रन में जाते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब चिल्ड्रन, सन या फिर डॉटर, वाया जीन्स, थ्रू जीन्स, जीन्स की मदद से। और जीन्स क्या होते हैं? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट, सेगमेंट हम कहते हैं पीसेस को, तो उसकी मदद से ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। और जीन जो है फंक्शनल सेगमेंट इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये जीन आगे चलकर प्रोटीन तैयार करता है और वो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है एक कैरेक्टर के लिए। दूसरा वर्ड चैप्टर का दिया हुआ है इवोल्यूशन। सिंपली अगर इवोल्यूशन के मीनिंग हम देखें तो इवोल्यूशन कहते हैं स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिज्म को। ये चेंज इतना स्लो होता है, इतना ग्रेजुअल होता है कि इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, एक छोटे से चेंज के लिए, बदलाव के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसी को हम क्या कहेंगे? इवोल्यूशन कहेंगे। तो इस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का देखते हैं, जो कि दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में दिया हुआ है। एविडेंस हम कहते हैं प्रूफ को, कि इवोल्यूशन हुआ है, इसका प्रूफ या इसका एविडेंस क्या है। तो दो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, एक है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस और दूसरा है सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में, मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस को। लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल अपीयरेंस की, एक्सटर्नल कैरेक्टर की स्टडी करने को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जब हम प्लांट या फिर एनिमल्स की स्टडी करते हैं, अलग अलग प्लांट की और अलग अलग एनिमल्स की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं, तब हमें पता लगता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सारे प्लांट जो है, कुछ स्पेसिफिक या कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स, उनका जो एंसिस्टर है यानी कि पूर्वज है, वो कॉमन रहे होंगे क्योंकि उन्हीं से ये अलग अलग प्लांट्स या अलग अलग एनिमल्स डेवलप हुए हैं। तब हम उसे कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा दिया हुआ है सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर। जब हम कुछ एनिमल्स के बोन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तब हमें पता लगता है कि इनका बोन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, भले ही उनका फंक्शन अलग अलग हो अलग अलग एनिमल्स में। तो ये भी बताता है एंसिस्ट्री ऑफ कॉमन ओरिजिन, यानी कि इनका जो ओरिजिन है, इनके जो एंसिस्टर है, पूर्वज है, वो एक ही रहे होंगे और उनमें इवोल्यूशन होकर, चेंज होकर आज अलग अलग एनिमल्स ये हमें देखने को मिलते हैं। दो एम्प्टी कंपार्टमेंट यहाँ पर दिए हुए जिसमें हमें फिल करना है कौन कौन से और भी एविडेंसेस है एवोल्यूशन के। तो पहले कंपार्टमेंट में हम फिल करते हैं, राइट करते हैं पैलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस। इसका आंसर आएगा पैलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियंटोलॉजी किसे कहेंगे? हम स्टडी ऑफ फॉसिल्स को। ठीक है। फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियंटोलॉजी कहते हैं। जब हम प्लांट और एनिमल के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, तब हमें पता लगता है कि किस तरह से प्लांट्स में और एनिमल्स में इवोल्यूशन हुआ है। तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस आर प्रूफ और एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। और नेक्स्ट कंपार्टमेंट में हम नोट डाउन करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एम्ब्रियोस को। जब हम कुछ एनिमल्स के अलग अलग एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, तो स्टार्ट की जो स्टेज होती है, फेज होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, तब हम देखते हैं कि अलग अलग एनिमल्स के एम्ब्रियो बिल्कुल सिमिलैरिटी रखते हैं। ये भी बताता है कि इनका जो ओरिजिन है, उनके जो पूर्वज हैं, एंसिस्टर, वो कॉमन रहे होंगे। तो ये इसका आंसर हो गया पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि एक इंस्ट्रक्शन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड जस्टिफाई द सेम इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। हमें नीचे दिए हुए स्टेटमेंट को रीड करना है और उसका जस्टिफिकेशन देना है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ में। पहला स्टेटमेंट हम यहाँ पर देखेंगे, वो है ह्यूमन इवोल्यूशन बिगैन अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो। ह्यूमन का इवोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़
ईयर्स बिफोर क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो ये स्टेटमेंट का हम जस्टिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, और फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू एवोल्यूशन। हमें पता है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन हुआ है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से हुआ है। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब सिंगल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और भी इसके एग्जाम्पल है जैसे कि यूग्लिना है, पैरामेशियम है, अमीबा है। ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ही सेल इनमें सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है। इसी वजह से एक सिंगल सेल को हम इंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यही लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और इनसे ही से हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायो यानी कि लिविंग, डाइवर्सिटी यानी कि चेंजेस और वेरिएशन। तो ये जो चेंजेस आज हम देखते हैं, इतना वेरिएशन, इतनी डाइवर्सिटी आज के प्लांट्स एनिमल्स में हम देखते हैं, तो वो किसकी वजह से हुआ है, इवोल्यूशन की वजह से। और इसका ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लिखेंगे 7 करोड़ ईयर्स एगो, 7 करोड़ साल पहले अप्रोक्सीमेटली लास्ट डायनासोर्स डिसअपियर्ड, यानी कि जो आखिरी बचा हुआ डायनासोर था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, गायब हो गया। और ये हुआ था ड्यू टू द म्यूटेरॉइड हिट। कुछ साइंटिस्ट इसे मानते हैं कि म्यूटेरॉइड हिट की वजह से सारे डायनासोर खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। और कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि कुछ और भी नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं जिसकी वजह से डायनासोर्स हमेशा के लिए इस प्लैनेट अर्थ से गायब हो गए हैं। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, उसी वक्त जब सारे के सारे डायनासोर खत्म हो चुके थे, उसी टाइम पर यानी कि 7 करोड़ ईयर्स बिफोर हम देखते हैं मंकी लाइक एनिमल्स प्रेजेंट थे, जो कि आज के मॉडर्न लीमर्स की तरह दिखाई देते थे, सिमिलर थे। ये लीमर नहीं थे लेकिन उनकी तरह दिखाई देते थे। आज के जो मॉडर्न लीमर्स हैं वो ये हैं, ठीक है, मंकी लाइक होते हैं। लेकिन इसी की तरह मॉडर्न लीमर्स की तरह दिखाई देने वाले कुछ एनिमल्स उस टाइम पर प्रेजेंट थे 7 करोड़ ईयर्स बिफोर, और उन्हीं से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, किसका, ह्यूमन का। नेक्स्ट हम देखते हैं, therefore it is said that human evolution began approximately 7 करोड़ ईयर्स एगो। इसीलिए कहा जाता है कि 7 करोड़ ईयर बिफोर ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से हम इसका जस्टिफिकेशन देते हैं ये स्टेटमेंट का, ह्यूमन इवोल्यूशन बिगैन अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे, ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली लीड्स टू स्पेसिएशन, यानी कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये स्लोली किसको लीड करता है, स्पेसिएशन को। स्पेसिएशन हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पेसीज को। तो क्या इसका किस तरह से हम जस्टिफिकेशन लिखेंगे, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ईच स्पेसीज ग्रोज इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन। हर एक स्पेसीज यानी कि हम देखते हैं प्लांट के अलग अलग स्पेसीज हैं, एनिमल के अलग अलग स्पेसीज हैं। जैसे कि ह्यूमन की स्पेसीज, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम आता है होमो सेपियंस, तो ये एक स्पेसिफिक स्पेसीज हो गई ह्यूमन की। तो इसी तरह से प्लांट और एनिमल्स के हमें अलग अलग स्पेसीज देखने को मिलते हैं, और हर एक अलग अलग स्पेसीज जो है प्लांट और एनिमल की अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेजर्ट जहाँ पर है, ठीक है, डेजर्ट कंडीशन है, तो वहाँ पर हमें प्लांट और एनिमल के अलग स्पेसीज देखने को मिलेंगे। जहाँ पर टेम्परेट कंडीशन है वहाँ पर प्लांट और एनिमल के स्पेसीज अलग रहेंगे। जहाँ एकदम बर्फ पड़ती है वहाँ पर भी प्लांट और एनिमल देखने को मिलते हैं लेकिन उसके स्पेसीज अलग है। इसका मतलब हर अलग अलग स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन में स्पेसिफिक स्पेसीज ग्रो करते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, ये जो स्पेसीज है इनका फूड हैबिट अलग होता है, यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म का फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि प्लांट्स। कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैरासाइट है, सैप्रोफाइट है, इन्हें हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि उनका बिल्कुल ही हैबिटेट जो है वो भी अलग होता है।
हैबिटेट हम कहते हैं प्लेस को जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट। तो हम देखते हैं कि हैबिटेट भी अलग अलग प्लांट का अलग है, ठीक है, प्लेस, और एनिमल्स का भी हैबिटेट अलग अलग होता है। और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी अलग होती है ऑर्गेनिजम्स की। कुछ ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं बेसिकली लार्ज साइज के बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो स्मॉल साइज के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। देन हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। और तीसरा पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि ज्योग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव चेंजेस दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। ज्योग्राफिकल चेंजेस यानी कि हम देखते हैं कि जो प्लैनेट अर्थ पे अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में चेंज हमें देखने को मिलता है। और रिप्रोडक्टिव चेंजेस यानी कि ऑर्गेनिजम्स भी रिप्रोडक्टिव चेंजेस शो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन करेंगे। तो दूसरे होते हैं जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं यानी कि थ्रू आउट द ईयर वो क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव चेंजेस इसमें हम देखते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो बेसिकली अगर हम देखें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो वो नए स्पेसीज को फॉर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी हम देखते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज के लिए, नए स्पेसीज को फॉर्म करने के लिए। और ज्योग्राफिकल चेंजेस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ज्योग्राफिकल चेंजेस यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन हम देखते हैं वो कभी भी सेम नहीं होती है, हमेशा बदलते रहते हैं। और इसी बदलते हुए इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म भी अपने आप में चेंजेस लेकर आते हैं, और वही चेंजेस आगे चलकर एक नई स्पेसीज को फॉर्म करते हैं। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं इसमें, सिमिलरली ज्योग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू स्पेसिएशन। इसीलिए हम देखते हैं कि जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है यानी कि ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेटेड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी हम देखते हैं नए स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है। और स्पेसिएशन हम किसे कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज को कहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द justification of this second statement. So friends, always like and share our videos and subscribe our channel to get better grades in your class. Thank you so much.